हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। आप भी जुड़ जाइए जल्दी से। तो आज का जो हमारा थ्योरी के अंदर टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है, पावर फैक्टर मीटर। जैसे शक्ति गुणांक होता है उसको मापने के लिए हमने जो यंत्र बनाया है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों जल्दी से आप जुड़ जाइए। और सबसे पहले हमें पावर फैक्टर मीटर की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा पावर फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। तो बच्चे पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर आपका होता है बेटा शक्ति गुणांक। क्या होता है? शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसको हम कोस फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कोस फाई से। तो कोस फाई आपका पावर फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं शक्ति गुणांक। और कोस फाई होता क्या है? आर बाय जेड, जिसके अंदर आर क्या है आपका? आर आपका रजिस्टेंस है। आर आपका रजिस्टेंस जिसको बोला जाता है प्रतिरोध। और जेड आपका क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को बच्चे हम हिंदी में बोल देते हैं प्रतिबाधा। क्या बोल देते हैं? प्रतिबाधा। तो इस प्रकार शक्ति गुणांक जो होता है उसको हम कोस फाई से प्रदर्शित करते हैं और आर बाय जेड इसका फार्मूला होता है। तो बच्चे आपको आर दे देगा, जेड दे देगा और पूछेगा पावर फैक्टर कितना है। मान लो आर आपका है 5 ओम और जेड आपका है 2 ओम, तो वहां से पावर फैक्टर उसका क्या होगा, हम उसका निकाल देंगे। और एक बात ध्यान रखना कि पावर फैक्टर का जो मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू, वो बेटा 1 होगी। कितनी होगी? 1। क्योंकि पावर फैक्टर आपका मैक्सिमम 1 होता है, उसके बाद 0.8 0.5 मिनिमम उससे कितना भी हो सकता है। तो पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है ना? तो अब इस शक्ति गुणांक को मापने के लिए हमने पावर फैक्टर मीटर यूज किया है। तो पावर हमारी क्या होती है? P बराबर वी आई कोस फाई। तो वी आई कोस फाई, जिसमें हमने V और I मापने के लिए वोल्ट मीटर एमीटर का प्रयोग किया, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो बच्चे आज हम इस पावर फैक्टर मीटर को मापने के लिए हमने इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले पावर फैक्टर मीटर क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी सिंगल फेज अथवा 3 फेज एसी परिपथ में पावर फैक्टर की गणना निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। जैसे आपको पता है कि P बराबर होता है वी आई कोस फाई। वी आई कोस फाई, वी को हम ई भी लिख सकते हैं, वोल्टेज और ईएमएफ तो एक ही बात है, तो मैं यहां पर ई भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? तो P बराबर वी आई कोस फाई या फिर ई आई कोस फाई। तो बेटा यहां से अगर मैं कोस फाई निकालना चाहूं तो आपको पता है ई आई इसके नीचे चला जाएगा, P बटा ई इंटू आई। तो ये आप देख सकते हो, यही चीज मैंने आपको बताई है कि सिंगल फेज के अंदर हम कोस फाई जब निकालेंगे तो ऊपर डब्लू, डब्लू क्या होती है बेटा? वाटेज। वाटेज को ही तो शक्ति बोलते हैं, तो मैंने पी लिख दिया और नीचे ई इंटू आई, ई इंटू आई। समझ गए ना बात को? तो ये मैंने बात की है सिंगल फेज की। और 3 फेज में इसका फॉर्मूला होता है √3 VL IL कोस फाई। क्या होता है बेटा? √3 VL IL कोस फाई। तो नीचे आ जाएगा √3 VL IL और कोस फाई यहां पर है ही है। तो W आप ये मत समझना कि सर W लिखा हुआ है और आप P लिख रहे हो। तो बेटा P जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो मैंने यहां पर W लिख दिया। ठीक है ना? तो यहां पर बताया गया है W क्या है? विद्युत शक्ति खपत है जो वाट में होती है। और E क्या है? आपकी सिंगल फेज स्रोत वोल्टेज है और वोल्टेज किस में होती है? वोल्ट में। I क्या है? सिंगल फेज लोड करंट है, करंट किस में होता है? एम्पियर में। और EL बेटा ये लाइन वोल्टेज है 3 फेज की। क्या है? लाइन वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज का फॉर्मूला पता है ना आपको? नहीं पता तो ये भी लिख लेना, VL बराबर √3 VP। तो VP यहां पर फेज वोल्टेज है और VL आपकी लाइन वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज क्या होती है? √3 VP। ठीक है ना? और IL क्या है? 3 फेज लाइन करंट। तो बेटा हमारे को यहां से कोस फाई निकालना था, तो कोस फाई हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, P बटा वी आई या फिर W बटा ई आई, एक ही बात है। और 3 फेज के अंदर क्या आ जाएगा नीचे? √3 VL IL। ठीक है ना? क्योंकि 3 फेज परिपथ में
पावर जो होती है वो क्या होती है, √3 VL IL cos फाई। तो यहाँ से cos फाई निकालेंगे तो P के नीचे ये चला जाएगा √3 VL IL। तो आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का पता चल गया। उसमें हम पावर फैक्टर निकालेंगे cos फाई। और cos फाई होता क्या है बेटा, वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं cos फाई। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, परंतु इस विधि में कई मापक यंत्र जैसे वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर आदि प्रयोग करने पड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर ये प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसके कारण पाठ्यांक लेने में, पाठ्यांक मतलब रीडिंग लेने में, गणना करने में आदि त्रुटि हो जाने की संभावना रहती है। बेटा जितने ज़्यादा यंत्र यूज करोगे उतनी ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है, एरर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कार्य में समय भी क्या लगता है, अधिक लगता है, और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसलिए पावर फैक्टर मापक यंत्र बनाए गए हैं ताकि हम सीधा पावर फैक्टर माप सकें। ठीक है ना, जिसके द्वारा एसी परिपथ के पार पावर फैक्टर का मान सीधे ही नापा जाता है। ठीक है ना, तो आप एसी परिपथ के पावर फैक्टर का मान आप सीधे ही माप सकते हो। तो ये पार नहीं है, ये पावर है बेटा। ठीक है ना, पावर फैक्टर का मान आप सीधा ही नाप सकते हो। तो इसके लिए फिर अलग अलग हमें वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, सीधा पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर को माप लेते हैं। तो वहाँ से हमें cos फाई की वैल्यू पता चल जाती है। और cos फाई होता है बेटा R/Z, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, cos फाई किसको बोलते हैं, पावर फैक्टर को। नेक्स्ट, अब हमने जो पावर फैक्टर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पावर फैक्टर मीटर के प्रकार बोले गए हैं यहाँ पर। तो बेटा पावर फैक्टर जो मीटर है वो आपके सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर होता है पहला। नंबर 2 होता है 3 फेज पावर फैक्टर, और नंबर 3 जो मूविंग आयरन आपका पावर फैक्टर मीटर होता है। तो 3 प्रकार के पावर फैक्टर मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर की। तो सिंगल फेज है ना बेटा, जैसे मैंने आपको वाट मीटर पढ़ाया था, वाट मीटर याद है ना, तो वाट मीटर के अंदर क्या होता था, 2 करंट कॉइल होती थी। जैसे करंट कॉइल आपकी श्रेणी में लगी होती थी ना, होती एक ही है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके लगाते हैं। और उसके समांतर में एक प्रेशर कॉइल होती थी, पोटेंशियल कॉइल, वो याद होगी आपको। तो जैसे अगर फिर भी आपको याद नहीं है ना, तो हल्का सा डायग्राम मैं साइड में बना देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखिए, तो हम उसको ऐसे डायग्राम बनाते थे, ये हमारी करंट कॉइल होती थी, और यहाँ पर हमारा RL जो है लोड परिपथ होता था, ये लोड लगा होता था, और यहाँ पर क्या होती थी बेटा, सप्लाई, ये हमारी सप्लाई लगी होती थी। ठीक है ना, और ये हमारी कौन सी कॉइल थी, करंट कॉइल, तो मैं इसको लिख देता हूँ CC, और ये कौन सी थी, ये भी CC, और इसके समांतर में एक लगी होती थी कौन सी बेटा, PC। तो इस तरीके से PC लगी होती थी। ये आपकी पोटेंशियल कॉइल थी, प्रेशर कॉइल, और ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस RS। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता था वाट मीटर। क्या बन जाता था, ये वाट मीटर। तो ये आपका होता था M पॉइंट, और ये आपका L लोड वाला, और ये आपका C कॉमन वाला, और ये आपका वोल्टेज V वाला। तो ये आपका क्या होता था, वाट मीटर होता था, वाट मीटर। और ये आपका RL लोड, ये क्या होता था, लोड। ठीक है ना, ये क्यों बनाया है बेटा, वाट मीटर भी तो आपका क्या मापता है, शक्ति मापता है ना, VI। तो अब हम cos फाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा गया है, यह एक डायनेमोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। इसमें तांबे के मोटे इनेमल्ड तार से बनाई गई 2 करंट कॉइल्स होती है। तो हम ये भी बता चुके हैं आपको वाट मीटर के अंदर कि करंट कॉइल के अंदर जो लपेटों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, 1 या 2 होती है। तो इसको मोटे और इनेमल्ड मतलब तांबे की मोटे तार से बनाई जाती है। मोटे तार से क्यों बनाते हैं बेटा, क्योंकि ये सप्लाई और लोड के साथ श्रेणी में संयोजित होता है। तो श्रेणी में जाएगा तो सारी धारा यहीं से निकलेगी, और सारी धारा यहाँ से निकलेगी तो इसकी सहन शक्ति भी अधिक होनी चाहिए, इसलिए इसको मोटे तार की तांबे की तार से बनाया जाता है। और जो ये प्रेशर कॉइल होती है, वोल्टेज कॉइल, इसको हम पतले तार से बनाते हैं जिसको बोला जाता है महीन इनेमल्ड। ठीक है ना, तो इसमें बोला गया है
कि तांबे की मोटे इनेमल्ड तार से बनाई गई 2 करंट कॉइल होती है तथा 2 ज्वेल बेरिंग्स पर आलंबित एक सिपंडल पर तांबे के महीन इनेमल्ड तार से बनाई गई 2 प्रेशर कॉइल होती है जिन्हें एक दूसरे से समकोण पर रखा जाता है। तो अभी हम इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर का, जिसमें आपकी 2 करंट कॉइल होगी बेटा और 2 प्रेशर कॉइल होगी, जिन्हें हम एक दूसरे के क्या पर किस पर रखेंगे, 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे। करंट कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में तथा प्रेशर कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि करंट कॉइल होता है वो लोड के श्रेणी में होती है और जो प्रेशर कॉइल होती है वो लोड के किस में होती है बेटा, समांतर क्रम में। एक प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक तथा दूसरे के श्रेणी क्रम में एक चोक भी संयोजित की जाती है। चोक क्या होती है बेटा, कॉइल। तो एक प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में तो हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और दूसरे के श्रेणी क्रम में हम क्या लगा देते हैं, एक चोक लगा देते हैं। तो इसका डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, ये डायग्राम है देखिए। तो अगर हम यहां से बात करें तो बेटा इसके अंदर आप देख सकते हो, देखिए ये जो सीसी लिखा हुआ है, सीसी आपकी कौन सी कॉइल है, ये आपकी करंट कॉइल है। तो मैं लिख देता हूं सीसी जो है वो आपकी है करंट कॉइल, करंट कॉइल। और जो ये PC1 PC2 लिखा हुआ है ना, ये PC है बेटा पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल भी आप बोल सकते हो, प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हो, पोटेंशियल कॉइल, ठीक है ना। तो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल होता है, ठीक है ना। और बेटा ये जो R है वो ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है R रेजिस्टेंस, और ये चोक है। इस चोक को भी मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपकी L चोक है, ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। 2 करंट कॉइल होती है, ये आप देख सकते हो, करंट कॉइल नंबर 1 और करंट कॉइल नंबर 2। तो करंट कॉइल आप देख सकते हो यहां पर सिंगल फेज सप्लाई है, तो ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में होगी और ये लोड के श्रेणी क्रम में, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था। अब 2 प्रेशर कॉइल होती है बेटा, तो 2 प्रेशर कॉइल आप देख सकते हो PC1 और PC2, और दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर है बेटा, 90 डिग्री पर है। तो आप कहीं से भी देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के किस पे है, 90 डिग्री पर है, समकोण है। तो बेटा करंट कॉइल का काम होता है करंट को मापना और पोटेंशियल कॉइल का होता है पोटेंशियल को नापना, वोल्टेज को मापना। परंतु यहां पर बात क्या है, देखिए ये काम कैसे करेगा। जैसे हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो बेटा इसके अंदर होता क्या है, जो आपका करंट बनेगा है ना, प्रेशर कॉइल 1 में जो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो पहली कॉइल प्रेशर कॉइल 1 के श्रेणी क्रम में आपका लगा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक कॉइल के आपने श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा रखा है और दूसरे के श्रेणी क्रम में आपने क्या लगा रखा है, कॉइल लगा रखी है। तो जिस प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा होगा, तो प्रतिरोध में एक बात बताओ, पावर फैक्टर क्या होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का पावर फैक्टर होता है इकाई। क्या होता है बेटा, इकाई। ये मैं लिख देता हूं कि प्रतिरोध के केस में, प्रतिरोध R के केस में क्या रहती है, वोल्टेज और धारा दोनों इन फेज रहती है। क्या रहती है बेटा, इन फेज रहती है। और इंडक्टर के केस में आपकी लैगिंग होती है धारा। क्या होती है बेटा, लैगिंग होती है। तो इंडक्टर के केस में मैं बता देता हूं, इंडक्टर के केस में, L के केस में जो धारा होती है वो क्या होती है, लैगिंग होती है। समझ रहे हो ना बात को, तो वो क्या होती है, धारा लैगिंग होती है। तो वो आप यहां से भी देख सकते हो, जब मैं आपको यहां पर वर्किंग बताऊंगा, तो जब पावर फैक्टर का मान इकाई होता है तो लोड करंट क्या होता है, इन फेज, ठीक है ना। और जब इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर का मान इकाई से कम हो जाता है तो लोड करंट वोल्टेज से पश्चगामी हो जाती है। तो मैंने आपको यही बताया है। तो इसकी वर्किंग सिंपल सी बात है, जब प्रेशर कॉइल 1 में जब आपकी धारा प्रवाहित होगी तो बेटा उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उसका पावर फैक्टर होगा इकाई, क्योंकि उसके अंदर V और I दोनों क्या रहते हैं, इन फेज। और जब आपका केस आएगा सेकंड वाला, इंडक्टर वाला, तो उस केस में क्या होती है, धारा वोल्टेज से क्या है, पिछड़ जाती है, तो मतलब पश्चगामी हो जाती है। तो वहां पर वो पावर फैक्टर क्या दिखाएगा, लैगिंग दिखाएगा। तो यही इसकी वर्किंग है। देखिए अब मैं आपको सुना देता हूं पढ़ के। यंत्र को स्रोत या लोड से संयोजित करने पर
एक प्रेशर कॉइल पीसी की विद्युत धारा वोल्टेज से इन फेज रहती है। तो जब बेटा यंत्र को हम स्रोत या लोड से संयोजित करते हैं तो एक प्रेशर कॉइल जो पीसी है तो उसकी विद्युत धारा वोल्टेज से इन फेज क्यों रहेगी? क्योंकि उसके श्रेणी क्रम में आर संयोजित है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें परिपथ में प्रतिरोधक संयोजित रहता है। लिख दिया ना इसने। तो प्रतिरोध होता है ना बेटा, उसमें वोल्टेज और धारा दोनों फेज में रहती है, इसलिए पावर फैक्टर प्रतिरोध का क्या होता है? इकाई होता है। दूसरी प्रेशर कॉइल की विद्युत धारा परिपथ में चोक संयोजित होने के कारण वोल्टेज से 90 डिग्री फेज अंतर पर रहती है। तो बेटा जब दूसरी प्रेशर कॉइल के हमने श्रेणी में क्या लगा दी? चोक, मतलब एल लगा दिया। तो आपने देखा होगा जब हमने आरएल परिपथ पढ़ा था तो आरएल परिपथ में क्या होता था कि जो एल है, एल लगने के कारण धारा क्या रहती थी? पीछे रहती थी वोल्टेज से। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो जब वो पीछे रह जाएगी तो इकाई से मान क्या हो जाएगा? कम, और उसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग या फिर पश्चगामी। तो बेटा 90 डिग्री फेज अंतर पर रहती है। पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर लोड करंट वोल्टेज के इन फेज रहती है और यंत्र का संकेतक क्या दिखाता है? 1 दर्शाता है। जब दोनों आपका वोल्टेज और धारा इन फेज रहेगा तब तो आपको दिखाएगा 1 यूनिटी पावर फैक्टर, और जब इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर का मान इकाई से कम हो जाता है तो लोड करंट वोल्टेज से पश्चगामी हो जाती है तथा प्रेशर कॉइल लैगिंग पावर फैक्टर दर्शाने लगती है। तो आपको दोनों केस याद होना चाहिए। जब आपके प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा होगा तो वोल्टेज और धारा इन फेज रहेगी और पावर फैक्टर क्या रहेगा? इकाई। दूसरे केस के अंदर जब आपका इंडक्टिव लोड होगा, कहने का मतलब क्या है? जब प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में चोक लगी होगी तो उस केस में धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगी और आपका पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? लैगिंग हो जाएगा। तो बेटा ये चीज है, पावर फैक्टर को आप सीधा माप सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट विशेषता क्या होती है बेटा इसके अंदर? इस यंत्र में बाल कमानी प्रयोग नहीं करनी पड़ती क्योंकि दोनों प्रेशर कॉइल पावर फैक्टर मान के अनुसार की संकेतक सहित सेट हो जाती है। तो इसमें आपने देखा था प्रेशर कॉइल को इस तरीके से सेट कर रखा है, जब आपके श्रेणी क्रम में आर होता है तो वो पावर फैक्टर संकेतक से सीधा 1 दिखा देता है, और जब आपका पावर फैक्टर है लैगिंग होता है। लैगिंग कब होता है? जब आपका एल लगा होता है और धारा पिछड़ जाती है तो वो पावर फैक्टर क्या दिखा देता है? लैगिंग दिखा देता है। तो इसमें बाल कमानी प्रयोग नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो इस पावर फैक्टर मीटर की यही विशेषता है। तो बेटा वो था आपका सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। तो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में आपको 2 चीजें मेन पता होनी चाहिए। एक तो बेटा हमने 2 करंट कॉइल यूज की, 2 पोटेंशियल कॉइल यूज की। करंट कॉइल है उसको हमने लोड और सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया था, और प्रेशर कॉइल है उनको हमने समांतर में लगाया था। तो 2 प्रेशर कॉइल थी, तो एक प्रेशर कॉइल के श्रेणी में प्रतिरोध लगाया था और दूसरे के श्रेणी में लगाया था चोक। तो जिसके श्रेणी में प्रतिरोध लगा है, जब हम उसे सप्लाई से जोड़ते हैं यंत्र को, तो जब आपकी प्रेशर कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो बेटा इसके अंदर वोल्टेज और धारा दोनों इन फेज रहती है प्रतिरोध के केस में, और इन फेज रहेगी तो पावर फैक्टर आपका इकाई होगा। और दूसरे केस में जब प्रेशर कॉइल 2 है जिसके श्रेणी में आपका चोक लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है एल, तो उसके अंदर धारा वोल्टेज से पीछे रहती है और पावर फैक्टर क्या होगा बेटा? लैगिंग। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। अब बात आती है 2 नंबर पर क्या कि 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। अब 3 फेज पावर फैक्टर मीटर आ गया। पहले बेटा था सिंगल फेज, अब 3 फेज है। तो 3 फेज के अंदर हम कितनी कॉइल यूज करेंगे? 3 कॉइल, और तीनों को हम 120 डिग्री कोण पर उसको रखेंगे। देखिए इसके अंदर इसमें 3 करंट कॉइल प्रयोग की जाती है और प्रत्येक फेज के श्रेणी में संयोजित की जाती है, ठीक है ना। प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है कौन सी कॉइल? करंट कॉइल। जब आपका 3 फेज है तो कितनी कॉइल यूज होगी? 3 कॉइल। ये तीनों कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित की जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था। तो 120 डिग्री बेटा कैसे होता है? देखिए अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से, तो इस तरीके से ये होती है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कह दूं ये सीसी, ये भी सीसी कॉइल है और ये भी सीसी है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो 3 फेज होते हैं
तो इनके बीच में कितने डिग्री एंगल पर करंट कॉइल को रखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री पर, 120 डिग्री के अंतर पर, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 डिग्री। इसी प्रकार इस यंत्र में 3 प्रेशर कॉइल प्रयोग की जाती है। तो बेटा जब आपने 3 करंट कॉइल यूज की है तो प्रेशर कॉइल भी कितनी होगी, 3 होगी। एक उच्च प्रतिरोध मान वाले श्रेणी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रत्येक प्रेशर कॉइल को 2 फेज के मध्य संयोजित किया जाता है। तो एक हम हाई रेजिस्टेंस रखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक हाई रेजिस्टेंस है श्रेणी प्रतिरोधक RS के नाम से। तो वो क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम जो भी आपकी प्रेशर कॉइल है वो हम उसको 2 फेज के मध्य लगाते हैं, दिखाता हूं आपको। और तीनों प्रेशर कॉइल को एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखते हुए एक स्पिंडल पर आलंबित किया जाता है। तो बेटा चाहे करंट कॉइल हो चाहे पोटेंशियल कॉइल हो, 3 फेज के अंदर हम इसको कितने पर रखेंगे, 120 डिग्री पर रखेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तो ये आपका है 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। तो 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में आपका क्या होता है बेटा, एक तो आपकी 3 करंट कॉइल होती है। तो आप ये देख सकते हो, पहली कॉइल सीसी और ये सीसी, ये तीनों कौन सी कॉइल है बेटा, ये आपकी करंट कॉइल है जो मैंने ब्लू कलर से टिक की है। तो 3 करंट कॉइल हो गई। तीनों आप देख सकते हो बेटा श्रेणी में है किसके, सप्लाई के। तो यहां से R फेज है, ये देख लिए सीसी, उसके बाद Y फेज है, ये रही आपकी सीसी, और तीसरी आपकी B फेज है, और जो आपका ये रहा सीसी। तो प्रत्येक फेज के श्रेणी में आपकी कौन सी कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है। उसके बाद मैंने एक बोला था कि एक आपका उच्च मान का श्रेणी प्रतिरोधक होता है। तो ये आप देख सकते हो जो बीच में लगा हुआ है श्रेणी प्रतिरोधक उच्च मान का, और ये बेटा इसके माध्यम से जो प्रेशर कॉइल है उनके 2 फेज के मध्य रखा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, एक प्रेशर कॉइल आपकी ये रही, इसको मैं आपको ग्रीन से दिखा देता हूं, एक प्रेशर कॉइल ये रही और एक प्रेशर कॉइल ये रही। तो आप इसको देख सकते हो, ये किससे कनेक्ट है, ये आपकी R फेज से कनेक्ट है, और ये किससे कनेक्ट है बेटा, ये आपकी B फेज से कनेक्ट है। आप यहां से देख सकते हो प्रेशर कॉइल नंबर 2, ठीक है ना, तो ये तीसरे नंबर से कनेक्ट है। तो आप ये देख सकते हो कि इसके माध्यम से हम 2 फेज के मध्य किसको लगाते हैं, प्रेशर कॉइल को, और प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में किसको लगाते हैं, करंट कॉइल को। ये आपका डायग्राम है। और ये आपका क्या है बेटा, ये पैमाना है। पैमाने पर हम संकेतक के माध्यम से किसकी वैल्यू को माप करेंगे, पावर फैक्टर की वैल्यू को माप करेंगे। ठीक है ना। तो अब मैं इसकी वर्किंग आपको बताता हूं, देखिए। जब यंत्र को 3 फेज स्रोत तथा लोड से संयोजित किया जाता है तो तीनों करंट कॉइल तथा दोनों प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं। तो जब हम इसको जोड़ते हैं सप्लाई से, तो आपकी 3 करंट कॉइल है और 2 पोटेंशियल कॉइल जो लगी हुई है, तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बेटा सप्लाई देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, तो वो क्या करेगा, समान गति पर घूर्णन करेगा। परंतु एक बात और है, जब आपका लोड ना प्रतिरोधक होगा तभी आपका समान गति पर घूर्णन करेगा। अगर आपका लोड रिएक्टिव है, इंडक्टिव है, तो कभी भी आपका सभी समान गति पर घूर्णन नहीं करेगा। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि इंडक्टिव और रिएक्टिव के केस में आपकी धारा हमेशा पीछे रहती है वोल्टेज से, तो वो होता है लैगिंग पावर फैक्टर मीटर। तो ये देखिए, यदि लोड प्रतिरोध प्रकार का है, अभी बताया था ना मैंने कि अगर आपका लोड प्रतिरोध है, मतलब R है अकेला, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य, और संकेतक क्या हो जाएगा बेटा, 1 दर्शाता है। तो प्रतिरोध प्रकार का होता है तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य क्यों होता है, बता सकते हो क्या? क्योंकि बेटा अकेला R है, अकेला R है, इसके अंदर ना तो L है और ना C है, ना L है और ना C है, तो इसके अंदर Z तो है नहीं, है ना, सिर्फ आपका क्या है, R, और R है तो इसके अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए हमें क्या चाहिए, AC सप्लाई चाहिए। और चुंबकीय क्षेत्र तभी बनता है जब आपका क्या होता है बेटा, उसके अंदर सप्लाई AC होती है, घूर्णन करता है, तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर लोड आपका प्रतिरोध है ना, तो बेटा आपका वोल्टेज और धारा जो होती है, वोल्टेज और धारा जो होती है वो दोनों फेज में रहती है, और दोनों फेज में रहती है तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता, और एंगल नहीं होगा तो पावर फैक्टर आपका होगा इकाई। तो संकेतक क्या दिखाएगा, 1 दर्शाएगा, अगर लोड आपका प्रतिरोध प्रकार का है।
रिएक्टिव लोड, रिएक्टिव मतलब बेटा आरएल लोड। रिएक्टिव लोड होने के कारण जब दोनों घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न गति पर घूर्णन करते हैं तो प्रेशर कॉइल एक और विक्षेप दर्शाती है। तो बेटा आपको पता है जब लोड रिएक्टिव होगा मतलब आपका लोड है जो जिसके अंदर इंडक्टर होगा एल, रिएक्टेंस क्या होती है बेटा एक्स, और एक्स बराबर होता है आपका एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है ना। तो जब आपका लोड रिएक्टिव होगा तो आपके जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे तो वो अलग अलग गति पर घूमेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्रतिरोध केस होगा तो एक ही क्षेत्र पर होगा, और पहली बात प्रतिरोध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है ना। तो लोड रिएक्टिव है तो बेटा दोनों चुंबकीय क्षेत्र होंगे आपके अलग अलग गति पर, और आपका जो है पावर फैक्टर वो लैगिंग होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसने लिखा है प्रेशर कॉइल एक और विक्षेप दर्शाती है। तो यहां पर मैं बता सकता हूं ये यंत्र जो है संतुलित अथवा असंतुलित, बैलेंस और अनबैलेंस जो दोनों लोड होते हैं उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड होता है तो उसके अंदर हम किसको प्रयोग करते हैं बेटा, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, परंतु हम सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर उस पर यूज नहीं कर सकते जब आपका लोड संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो, ठीक है ना। तो आपने 3 फेज पावर फैक्टर में क्या देखा कि 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में हमारी 3 करंट कॉइल होती है और 2 हमारी प्रेशर कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल अगर आप 3 कहते हो ना तो तीसरा आपका वो श्रेणी प्रतिरोधक है जो उच्च मान का लगाया हुआ है, क्योंकि उसके माध्यम से ही तो हमने प्रेशर कॉइल को 2 फेज के मध्य रखते हैं। तो बेटा जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं तो करंट कॉइल में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और प्रेशर कॉइल में होता है तो दोनों वो सेम स्पीड पर रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं। और जब आपका लोड जो है बेटा प्रतिरोध प्रकार का होता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना तो एल है और ना सी है, तो सिर्फ उसमें क्या है आर। तो आर के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और धारा दोनों फेज में रहती है, तो वोल्टेज और धारा दोनों फेज में रहेगी तो पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई। और जब आपका लोड रिएक्टिव होता है तो उस केस में एल के केस में क्या होता है, धारा वोल्टेज से पीछे रह जाती है, तो उस समय फिर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अलग अलग गति पर घूर्णन करेगा और उसके कारण क्या होगा, पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। और तीसरी बात इसमें ध्यान रखना कि जो करंट कॉइल्स होती है तीनों वो आपकी कितने डिग्री पर होती है, 120 डिग्री पर। इसी प्रकार पोटेंशियल कॉइल भी क्या होती है, तीनों 120 डिग्री पर एक दूसरे के विक्षेप होती है। और बेटा संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर का। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर का हम बैलेंस लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा आएगा तीसरे प्रकार का जिसको हम बोलते हैं मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। तो मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर है, इसको आप पढ़िए जल्दी से। जाता है तो जैसे 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में हम तीनों कुंडलियों को एक दूसरे के सापेक्ष कितने डिग्री में रखते थे, 120 डिग्री। इसके अंदर भी हम तीनों को किस में रखेंगे, 120 डिग्री। इन्हें प्राय करंट ट्रांसफॉर्मर के द्वारा लाइन से संयोजित किया जाता है। तो बेटा जो सीटी के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, लाइन से संयोजित करते हैं। सीटी जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है इसके अंदर भी प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है। तो बेटा करंट ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट होता है, क्योंकि वो सीधी आपकी लाइन से जुड़ी होती है।
और सेकेंडरी कॉइल में धारा कम होती है, ठीक है ना। सीटी का जो मेन उपयोग है आपका किसके अंदर करते हैं, लाइन के अंदर करते हैं धारा मापने के लिए, करंट ट्रांसफार्मर का। संकेतक होता है क्या, जो आपका पॉइंटर है, तो संकेतक का घुमाव फेज कोण के तुल्य होता है। तो जितना वो फेज कोण होगा उसी हिसाब से आपका जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। यह यंत्र मजबूत और सरल होता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त सभी चारों कॉइल स्थिर प्रकृति वाली होती है। स्थिर मतलब बेटा कांस्टेंट नेचर वाली, ठीक है ना। तो हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए। तो ये आपका है मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र है। कौन सा है, मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। तो इसके अंदर बेटा आप देख सकते हो 3 फेज है, आर वाई बी, तो तीनों फेज है, ठीक है ना। और इस फेज के अंदर आपका क्या लगा हुआ है, C1। अभी बोला था ना कि आपका जो यहाँ पर करंट कॉइल है उसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, सीटी के रूप में। तो आप यहाँ देख सकते हो C1 ये रहा, उसके बाद ये आपका रहा C2, ठीक है, और ये आपका रहा C3। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो बेटा ये आपका C2 होगा एक, और एक C3 एक C1। तो 3 करंट कॉइल होगी जो हमने तीनों फेज के अंदर लगा रखी है। 3 फेज पावर फैक्टर मीटर के अंदर भी हम ऐसे करते थे, ठीक है। उसके बाद में ये फिक्स कॉइल होगी F1 F2 F3। तो फिक्स कॉइल कौन सी होती है बेटा, फिक्स कॉइल आपकी होती है करंट कॉइल। करंट कॉइल का दूसरा नाम, करंट कॉइल को स्थिर कॉइल, स्थिर कॉइल मतलब फिक्स कॉइल भी कहते हैं, फिक्स कॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, 3 फिक्स कॉइल, और इनके साथ जो अटैच है ये स्पिंडल पर, ये बेटा आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है पैमाना। तो ये उतना ही रोटेट करेगा जितना आपका एंगल होगा। तो उसमें एक लाइन लिखी थी ना आपने, ये देखो, संकेतक का घुमाव फेज कोण के तुल्य होता है। तो जितना फेज कोण होगा उतना आपका संकेतक घूमेगा, और संकेतक घूमने पर हम पावर फैक्टर मीटर से वैल्यू पता कर लेंगे कि कितना पावर फैक्टर मीटर है। तो बेटा इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो आपका 3 फेज का पावर फैक्टर मीटर था उसी प्रकार से ये मूविंग आयरन का पावर फैक्टर मीटर है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानते हैं, देखिए, करंट कॉइल के बीचों बीच एक स्थिर कॉइल होती है जिसे एक उच्च मान वाले श्रेणी प्रतिरोधक के द्वारा फेजिज से संयोजित किया जाता है। तो करंट कॉइल के बीचों बीच आप देख सकते हो, ये आपकी क्या है, करंट कॉइल है। तो इसके बीचों बीच हमने क्या लगा रखी है, स्थिर कॉइल लगा रखी है। जो इनके बीच में बेटा आप यहाँ से देख सकते हो, मैं आपको इस कलर से दिखाता हूँ। तो ये करंट कॉइल के बीच में आपने क्या लगा दी, स्थिर कॉइल लगा दी, और ये क्या है, उच्च मान का प्रतिरोध है, उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध के कारण आपके जो ये पोटेंशियल कॉइल है, फेजिज है, जो इन दोनों फेजिज के मध्य संयोजित की जाती है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, करंट कॉइल के बीचों बीच एक स्थिर कॉइल होती है जिसे हम एक उच्च मान वाले श्रेणी प्रतिरोधक के द्वारा फेजिज से संयोजित करते हैं। स्थिर कॉइल के स्पिंडल पर आलंबित एक हल्की लो पत्ती होती है जिसके साथ एक संकेतक भी जुड़ा होता है। तो ये भी आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए, जो आपकी ये है ना फिक्स कॉइल, ये इसके साथ में क्या अटैच होता है, आपका पॉइंटर अटैच होता है। तो वो जितना एंगल का घुमाव होगा पैमाना उस पे ऊपर उतनी ही वैल्यू दिखा देगा। तो ये किसका बना होता है, लोह पत्ती से हल्की सी। तीनों करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र स्थिर कॉइल को प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप स्थिर कॉइल के मध्य बिंदु पर आलंबित लोहे पत्ती एवं उससे जुड़ा संकेतक परिणामी बल की दिशा में प्रक्षण दर्शाने लगता है। तो बेटा जब आपकी ये 3 कॉइल लगी हुई है करंट कॉइल, जब हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जो हमारी स्थिर कॉइल लगी होती है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फिर उसके साथ में जो आपका पॉइंटर अटैच है तो वो क्या करता है, विक्षेपण करता है। विक्षेपण मतलब वहाँ से पॉइंटर अपना कंपन करके मूव करने लगता है, और मूव करके फिर वो क्या दिखाता है, पावर फैक्टर मीटर की वैल्यू दिखाता है कि कितना एंगल, कितना कोण उसके अंदर घुमाव हुआ है, तो वो हमारे को दिखा देता है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार बेटा हमने जो 3 हमारे यंत्र थे पावर फैक्टर मीटर मापने के, सिंगल फेज, 3 फेज, उसके बाद मूविंग आयरन, तो मैंने आपको तीनों बताए। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, परंतु आपको इतना पता होना चाहिए कि तीनों कॉइल को कितने डिग्री के मध्य रखा गया। जैसे 120 डिग्री के मध्य रखा गया। जब आपका लोड प्रतिरोधी होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई होगा। जब आपका रिएक्टिव लोड होगा तो आपका L इंडक्टिव के कारण धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। अब जो बेटा आपके क्वेश्चन है, कल जैसे हमने पिछले लेक्चर में वाट मीटर के आपके कम क्वेश्चन करवाए गए थे, 5-7 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, तो उससे क्वेश्चन में कुछ और लेके आया हूँ। देखिए, डायनेमोमीटर वाट मीटर में पोटेंशियल कॉइल को बनाया जाता है। तो बेटा आपने देखा था, एक थी पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल बोलते हैं जिसको, एक करंट कॉइल। तो पोटेंशियल कॉइल को मैंने क्या बनाया था, हाईली रजिस्टिव, उच्च प्रतिरोध वाला बनाया था, याद है ना। तो हाईली रजिस्टिव बनाया जाता है किसको, पोटेंशियल कॉइल को, ताकि त्रुटि कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज माप सके। क्योंकि V जो होता है वो बराबर IR होता है, तो जितना ज़्यादा R होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज को मापेगा और उतनी त्रुटि कम देखेगा, ठीक है ना। तो त्रुटि कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कॉइल को हाईली रजिस्टिव बनाते हैं, उच्च प्रतिरोधक वाली। और हाईली इंडक्टिव किस केस में बनाते हैं, एनर्जी मीटर के केस में। ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, तो ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा ए ऑप्शन, उच्च प्रतिरोधक। डायनेमोमीटर वाट मीटर जो होता है उसमें विक्षेपण टॉर्क होता है। किसकी बात कर रहा है, डायनेमोमीटर वाट मीटर की। तो मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि TD जो होता है वो डायनेमो टाइप वाट मीटर में क्या होता है, 1/2। देखिए, अगर मैं सीधी इसकी वाट मीटर की बात करूं तो इसके अंदर होता है I² dm/d², ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर बात करता मूविंग आयरन की, तो उसके अंदर क्या होता है, TD 1/2 I² dl/d², क्योंकि इसी से हमने ये बनाया था। तो इसने पूछा क्या है, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, तो इसमें ऊपर वाला हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला है आपका डायनेमोमीटर वाट मीटर का, और नीचे वाला किसका है, मूविंग आयरन यंत्र का। तो मैं लिख देता हूं, ये आपका है डायनेमोमीटर वाट मीटर का, और जो ये है वो है मूविंग आयरन का, ठीक है ना। यहां पर मैंने इसलिए लिख दिया कि ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, मूविंग आयरन यंत्र का है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, TD बराबर I² dm/d²। तो इसके अंदर ये तो नहीं होगा बेटा, ये तो मूविंग आयरन का है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। TD बराबर I² dm/d², तो ये आपका आंसर हो जाएगा। TD क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है विक्षेपण टॉर्क। तो TD बराबर I² dm/d²। M क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, डायनेमोमीटर वाट मीटर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहां कहां पर प्रयोग किया था, एमीटर के रूप में भी प्रयोग किया था, वाट मीटर के रूप में भी किया था, वोल्ट मीटर के रूप में भी किया था। तो एमीटर के प्रयोग में उसने बोला है, एमीटर के प्रयोग में, वोल्ट मीटर के रूप में, तो दोनों आएगा, ठीक है ना। और दोनों मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम विद आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, तो वो वीडियो आप देख लीजिए पहले। तो एमीटर के प्रयोग में भी हमने उसका प्रयोग किया था और वोल्ट मीटर के भी प्रयोग में किया था। क्यों किया गया बेटा, जैसे आपने देखा होगा TD समानुपाती I² और TD समानुपाती V/RS का स्क्वायर, ये आपने देखा होगा। तो यहां पर एमीटर के रूप में और वोल्ट मीटर के रूप में दोनों में प्रयोग हुआ है, तो आंसर आएगा C, मतलब दोनों। नेक्स्ट, डायनेमोमीटर वाट मीटर जो है के विक्षेपण टॉर्क होता है। तो मैंने अभी फार्मूला क्या बताया था आपको कि TD बराबर I² dm/d², परंतु यहां पर उसने पूछा है समानुपाती किसके होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो TD जो समानुपाती है वो किसके है, I² के। तो जो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है विक्षेपण टॉर्क।
तो TD समानुपाती I स्क्वायर। तो यही बेटा आपका होता है मूविंग आयरन में, और यही आपका किस में होता है, डायनेमोमीटर वाटमीटर में। तो दोनों में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसका आंसर आएगा बी। ये मत कर देना, ये विलोमानुपाती है और ये हाफ है, I का आधा, और ये I है, तो बेटा I का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये ही आपका किसके अंदर होता है, मूविंग आयरन के अंदर भी यही होता है। नेक्स्ट, किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पीयर की धारा का माप की जानी है और दोनों मानकों का अधिक शुद्धता पाठ्यांक लेने के लिए इनमें से आप किस एमीटर का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पीयर की धारा की माप की जानी है और दोनों मानकों का अधिक शुद्धता पाठ्यांक लेने के लिए आप किस एमीटर का प्रयोग करोगे, तो बेटा इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि एक नंबर इसमें मिसिंग है कि 5 एम्पीयर की धारा है दोनों मानकों का, तो मानक तो एक ही दिया हुआ है ना, तो मानक इसके अंदर एक मिसिंग है। तो इसके अंदर एक दूसरा मानक होगा, जैसे मान लो कि मैं 5 एम्पीयर की धारा और कह दूं 15 एम्पीयर की धारा। ये क्वेश्चन बनेगा पूरा कि किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पीयर की धारा और 15 एम्पीयर धारा की माप की जानी है, तभी तो दो मानक होंगे। तो दोनों मानकों का अधिक शुद्धता पाठ्यांक लेने के लिए आप किस एमीटर का प्रयोग करोगे, तो मैं फिर प्रयोग करूंगा 0 से 15 एम्पीयर का, ठीक है ना। कैसे, अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा आपका क्या है बेटा, एमीटर है, ठीक है ना, एमीटर है ना। तो मैं यहां से अगर बात करता हूं तो ये मेरा 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेटा यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये 0 है, ये आपकी 5 होगी, ये आपकी 10 होगी और ये आपकी 15 हो गई। तो मैंने यहाँ पर कितने मीटर ले लिया, 0 से 15 एम्पियर दर्शाने वाला एमीटर ले लिया। तो ये आपका हो गया एमीटर, क्या हो गया, एमीटर। तो यहाँ इससे मैं, ये मेरा संकेतक हो गया जिसको पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब मुझे 5 एम्पियर की धारा माप करनी होगी तो मैं 5 एम्पियर की भी धारा माप सकता हूँ, और जब मुझे 15 एम्पियर 10 एम्पियर या 12 एम्पियर कितने की भी करनी है तो मैं इससे ये भी माप सकता हूँ। तो मैंने अभी 5 और 15 का लिया है, तो 5 और 15 दोनों है इसके अंदर, तो मैं 0 से 15 एम्पियर जो आपका माप होगा उस एमीटर का प्रयोग करूंगा। तो बेटा इसके अंदर 5 एम्पियर की धारा और 15 एम्पियर लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मिसिंग है, 5 एम्पियर की धारा और 15 एम्पियर धारा का माप की जानी है, तो दोनों मानकों का अधिक शुद्धता पाठ्यांक लेने के लिए किस एमीटर का प्रयोग करोगे, तो 0 से 15 एम्पियर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 0 से 14 से नहीं नाप सकते, 0 से 25 और 0 से 20 थोड़ा सा ज़्यादा रेंज वाला हो गया, तो उसकी फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें जितना मापना है कम से कम कॉस्ट में आपको शुद्धता मापनी है। तो इसका जो आंसर बेटा यही होगा, अगर 5 और 15 है तो 0 से 15, 5 और 10 है तो 0 से 10, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो बेटा इस प्रकार हमने पावर फैक्टर मीटर और वाट मीटर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। तो बेटा ये आप डायग्राम बनाइए और इससे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं वो आप क्वेश्चन के रूप में नोट कर लीजिए। बाकी जितना हो सके हम प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको बताते हैं। मेरे हिसाब से आपका कोई भी क्वेश्चन बेटा वहाँ पर नहीं छूटेगा अगर आप इतना अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। एनर्जी मीटर, पावर फैक्टर मीटर ये तो हो गए आपके, अब आपके आएंगे फ्रीक्वेंसी मीटर, फिर उसके बाद प्रतिरोध मापन की विधियां आएगी। तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब आप ठोक के कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स हैं उसको आप बोल सकते हो कि यूट्यूब चैनल पर डी लाइफ डोंट फंड सब्सक्राइब करके वहाँ से डेमो के तौर पर आप ITA की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद कोर्स परचेज करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो डी लाइफ एंड्रॉयड ऐप को, प्ले स्टोर पर भी है और गूगल पर भी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पे। ओके बच्चों, अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।